एआई और मनुष्य कभी दुश्मन नहीं। ये एक जनरल भ्रांति है, एक जनरल मिथ है। आज हर ज्योतिष उसको अपने नोट्स में, डायरीज में, बुक्स में उसको प्रिजर्व करता है कि मैन्युस्क्रिप्ट्स का ट्रांसलेशन किया जाए, उनको डिजिटलाइज किया जाए, ये किस हद तक सही है। एक ऐसा इवोल्यूशन देखेंगे जो इवोल्यूशन हमारे बेहतरी के लिए होगा। हम रूरल इकोनॉमी को ग्रो होते हुए देखेंगे, लेकिन अगले 5-7 साल में लगभग 2030-32 के आसपास की हम बात करेंगे तो शायद जॉब नाम की चीज़ होगी ही नहीं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका माय ज्योतिष अमर उजाला के आज के नए पॉडकास्ट में। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने जा रहे हैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग विषयों के बारे में। हम बात करने जा रहे हैं बजट के बारे में, हम बात करने जा रहे हैं एआई के बारे में, और इसके अलावा फाइनेंशियल सेक्टर कैसे हमारे ग्रो करने वाले हैं, कैसे डिस्टर्ब होने वाले हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। और इस बातचीत में हमारे साथ मौजूद है आज एक बहुत ही खास शख्सियत जो कि एक लाइफ और रिलेशनशिप कोच हैं, जो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जो टेडेक्स स्पीकर रह चुके हैं, और इसके अलावा एक बहुत ही ख्याति प्राप्त न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं। मतलब अगर मैं आपको उनके बारे में बताऊं तो शायद उन्हें किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी आज हमारे साथ इस शो पे मौजूद हैं सिद्धार्थ एस कुमार जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सबसे पहले आपके बारे में अगर हम बात करें, या आप अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को बता सकें, तो उसके बारे में हमें बताइए। बिल्कुल। मेरी जो ऑकल्ट की जर्नी है वो लगभग 6 साल की उम्र में शुरू हुई। पहले जातक लक्षणम से कि बॉडी एंड फेस लैंग्वेज के, और वहाँ से फिर स्पिरिचुअलिटी, फिर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी ऐड होता चला गया। मैंने लगभग 15 साल का समय सिर्फ और सिर्फ रिसर्च में लगाया है। रिसर्च का मतलब एक ऐसा स्टेज जहाँ पे मैं हाइबरनेशन में था कि मेरे अगल बगल वाले को भी पता नहीं कि मैं कर क्या रहा हूँ, और मैंने पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई, रिसर्च पे लगाया। क्योंकि जब चीज़ें लिखी गई और आज के समय में दुनिया बदल गई है, तो कैसे हम उसको कॉन्टेम्प्रोरी बना सकते हैं, कैसे इसमें एविडेंसेस ला सकते हैं, कैसे इसमें रिसर्च ला सकते हैं, इस पे काम किया। 2013 में मैंने इसको शुरू किया कि चलो अब पढ़ लिया। अब फ्रेंड्स, फैमिलीज, उनके रेफरल्स, उनको एडवाइस करना शुरू किया। उसके बाद 2018 में फिर सोचा कि चलो इसको एक कदम और आगे लेके जाते हैं, और फिर इसको मोर एग्रेसिवली ऑनलाइन के माध्यम से लोगों से जुड़ता चला गया। एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि मैंने इस ऑकल्ट के बाहर भी लगभग 10 साल काम किया स्ट्रेटजी कंसल्टिंग में, और आज की तारीख में शायद मैं दोनों को मिलाता हूँ, और दोनों का ही एक मिक्सचर है, या दोनों का ही एक सिनर्जिस्टिक कॉम्बिनेशन है जो उस वैल्यू को ऐड करता है। तो मेरी जर्नी ऑकल्ट की रिसर्च ड्रिवन है, और एक ऐसा रिसर्च ड्रिवन जहां आप एडिक्वेट सिक्रेसी भी रख रहे हो अपने लर्निंग स्टेजेस पे, और फिर उसको पब्लिक में भी लेके आ रहे हो जब उसकी ज़रूरत है। तो सर, आपकी बात से जितना मैं समझ पा रही हूँ वो ये है कि हम अगर ये बोलें कि एस्ट्रोलॉजी भी लॉजिकल है, क्योंकि बहुत जगहों पे कहा जाता है कि एस्ट्रोलॉजी एक कहते हैं मतलब साइंस नहीं है, सिर्फ जस्ट किताबी ज्ञान है। तो आपकी बातों से मुझे ये समझ में आया है कि नहीं, उसमें स्ट्रैटेजीज भी हैं, उसमें लॉजिक्स भी है, और उसमें कॉम्बिनेशंस भी हैं। क्या मैं सही हूँ सर इस बारे में? देखिए, बिल्कुल सही है। ये कहना क्या एस्ट्रोलॉजी हमारे आज के भाषा के हिसाब से साइंस है, ये थोड़ा गलत होगा। साइंस की अपनी लिमिटेशन होती है। एस्ट्रोलॉजी एक पैरा साइंस है। पैरा साइंस इसलिए है क्योंकि हमारी जो पूरी प्रकृति है ये ईश्वर की सृष्टि बनाई हुई है। अब उस ईश्वर को हम जो नाम देना चाहें दे सकते हैं। हर इंसान उसको अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से उसको एक नाम देता है। बट अगर हम विज्ञान को भी देखें, आज की तारीख में भी इतने सारे सालों के रिसर्च के बाद भी विज्ञान बिना किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से शुरुआत कर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्रिएट नहीं कर पाया है। कुछ ना कुछ ऐसा है जो उस प्रकृति में, उस यूनिवर्सल पावर को वो चला रहा है। उस यूनिवर्सल पावर को हम ईश्वर कहते हैं, और उस ईश्वर की जो दृष्टि है, उस ईश्वर की जो ज्योति है, वो जानने का नाम है ज्योतिष है। इसको वेदों का चक्षु कहा गया, आँख कहा गया। ये वेदों के आइज है कि वेदों के जरिए अगर हमें कर्मों को देखना है, हमारे शास्त्रों को समझना है, उसका नजरिया ज्योतिष है। बात करते हैं लॉजिक की, तो बिल्कुल ये लॉजिकल है। इतना लॉजिकल है जितना हम सोच भी नहीं सकते, और शायद इसमें वो चीज़ें भी हैं जो शायद विज्ञान आज नहीं जानते, और आने वाले कुछ सालों में हम चीज़ों को जानेंगे, चीज़ों को समझेंगे। तो सिद्धार्थ जी, जैसे आपने मेंशन किया वेदों के बारे में, और हाल फिलहाल में अभी हमारे बजट में भी ये कहा गया है कि मैन्युस्क्रिप्ट को ट्रांसलेट करना है, उनका ट्रांसलेशन किया जाना चाहिए। तो मैं इसके बारे में जानना चाहूँगी आपसे, बिकॉज़ अभी क्या है, जो हमारी यंगस्टर्स हैं, या इवन उससे पहले की भी जो जनरेशन्स रही हैं,
हमने शायद किताबों को पढ़ना बंद कर दिया है, हमने शायद जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं उनको पढ़ना बंद कर दिया है, और हमने कहीं ना कहीं अपने जो कहते हैं ना हमारे जितने भी टेक्स्ट रहे हैं हमने उन्हें पढ़ना बंद कर दिया है। रीज़न शायद ये है कि हमारे पास उसका एक्सेस नहीं है, रीज़न शायद ये भी है कि हमारे पास उसको पढ़ने की नॉलेज नहीं है, और रीज़न शायद ये भी है कि शायद अब हम वेस्टर्नाइज इतना हो चुके हैं कि हमने अपने रूट्स को छोड़ना बेहतर समझ लिया है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि बजट में जो इस एक चीज़ को अभी इंट्रोड्यूस किया गया है कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स का ट्रांसलेशन किया जाए, उनको डिजिटलाइज किया जाए, ये किस हद तक सही है? बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। इसको आंसर करने से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। किसी भी देश की या किसी भी संस्कृति की दो तरह की विरासत होती है। एक तो हमारा सांस्कृतिक विरासत है जो कल्चरल हेरिटेज है, और दूसरा बौद्धिक विरासत है जो इंटेलेक्चुअल हेरिटेज है। बिल्कुल। जो हमारी सांस्कृतिक हेरिटेज है उसको हमने सदियों से उसके लिए काम किया है, उसको प्रिजर्व किया है, और आज भी जब हम अपने सांस्कृतिक विरासतों को देखते हैं, चाहे अपने हम दक्षिण भारत के मंदिरों को देखें, चाहे हम ताजमहल को देखें, या चाहे हम किसी भी दूसरी सांस्कृतिक विरासत को देखें, भारत के हर जिले हर कस्बे में एक ऐसी सांस्कृतिक विरासत है जो हमें वैल्यू ऐड कर रहा है, जो हमें जीने का एक नया नजरिया दे रहा है। लेकिन जो हमारा बौद्धिक विरासत है, कहीं उसको हम खोते चले गए, कहीं, और खोते इसलिए चले गए क्योंकि हमने उसको जानने की कोशिश ही नहीं की। बट किसी भी देश की जो शक्ति है उसकी बौद्धिक विरासत में होता है। ये वो बौद्धिक विरासत है जो एक माँ बाप अपने बच्चों को सिखाता है कि अभी ये करना चाहिए, अभी ये नहीं करना चाहिए। वो भी हमारी बौद्धिक विरासत का हिस्सा है, और इसका बहुत सारा हिस्सा हमारे पूर्वजों ने मैन्यूस्क्रिप्ट्स के फॉर्म में लिखा। और एक अनफॉर्चुनेटली खासकर जब कोई भी संस्कृति होती है, कोई भी सभ्यता होती है, वो बहुत सारे अप्स एंड डाउन से जाती है, जहाँ उनके क्रिएशंस भी होते हैं, उनके डिस्ट्रक्शंस भी होते हैं। अगर इतिहास में जाएं तो नालंदा की लाइब्रेरी भी जली थी। बिल्कुल। और वहाँ बहुत सारे हमारे बौद्धिक विरासत शायद खो गए, जिसको हम पहुँच भी नहीं सकते। तो यहाँ पे ये जो कदम इस बजट में आया है मैन्यूस्क्रिप्ट्स को डिजिटाइज करने का, ये एक बौद्धिक विरासत की जिम्मेदारी है। सामान्य भाषा में भी सोचें तो हमें जो चीज़ें दी गई हैं, अगर हम उसको बना नहीं सकते तो उसको बिगाड़े भी मत। भाई हमारे पूर्वजों ने हमें ये विरासत दी, तो हमें आने वाले जनरेशन को भी ये देकर जाना है। इस विरासत को वो कैसे यूज करते हैं, कैसे समझते हैं, ये उनका विवेकाधिकार है, हमें उन पे छोड़ना चाहिए। तो इस मैन्यूस्क्रिप्ट्स को डिजिटाइज करने का ये जो कदम है, ये ना ही सिर्फ इंटेलेक्चुअल हेरिटेज के पर्सपेक्टिव से है, बल्कि मुझे लगता है ये आने वाले समय को दिशा दिखाने वाला होगा, और ये दिशा और दशा दोनों बदलेगा। वो यूं, अगर हम सिंपल ज्योतिष की ही बात कर ले, ज्योतिष की बहुत सारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं जो आज तक कभी ट्रांसलेट की ही नहीं गई, आज तक कभी लोगों के एक्सेस में ही नहीं आया। वैसे ये सिर्फ ज्योतिष की मैन्यूस्क्रिप्ट की बात नहीं है, यहाँ पे हम आयुर्वेद के स्क्रिप्ट्स की बात करें, अरोमाथेरेपी की बात करें, योगा की बात करें, मेडिटेशन की बात करें, तो लाखों करोड़ों मैन्यूस्क्रिप्ट्स पड़े हुए हैं जिनको डिजिटाइज करना है। और ये जो डिजिटाइजेशन है वो हमें हेल्प करेगा उन छुपे हुए, उन विलुप्त हुए ज्ञानों को अपनाने में। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल दूँ, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये जो 2025 का साल है, जहाँ हम आए हैं और जहाँ ग्रहों की इतनी गति होने वाली है, तो हम अपने पूर्व ज्ञानों को, अपने पीछे के ज्ञानों को हम रीडिस्कवर कर रहे होंगे। और एक रीडिस्कवरी हम लोग को 31 तारीख को भी मिला। 31 दिसंबर को एक ट्रेंड हमारे इंडिया में बड़ा वायरल हो गया अंगूर खाने के, कि 12 अंगूर खाइए। और काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी सारे कस्बों में उसको अपनाया भी। इनफैक्ट मतलब जितने भी क्विक कॉमर्स चैनल्स थे उस पर वो आउट ऑफ स्टॉक तक हो गया। तो अब ये कहती है कोई नई सिस्टम नहीं थी। 1960s में 1970s में बहुत पॉपुलर था, वहां से कुछ 30-40 सालों के लिए खो गया और फिर वापस आया। तो ये इतिहास का एक साइकिल है, खुद को रिपीट करता है। तो जो मैन्यूस्क्रिप्ट की जो कदम है ना ही सिर्फ हमें अपनी बौद्धिक विरासत को पहचानने में हमारी मदद करेगा, बल्कि हमें ये भी मदद करेगा कि हम उन नॉलेज को समझें, यूज करें और कैसे उसको बिल्ड कर सकते हैं। एक और जरूरी चीज है यहाँ समझना कि जो बौद्धिक विरासत है, अगर हम इसको प्रिजर्व नहीं करेंगे तो ये खो जाएंगे, और ये रिवर्सिबल नहीं होता। एक बार नालंदा में हमने जो खो दिया वो दोबारा हमें नहीं मिल सकता है, हम चाहे कुछ भी कर ले। वो लोगों को दोबारा मेहनत करना पड़ेगा, दोबारा समझना पड़ेगा, दोबारा रिसर्च करना पड़ेगा, और इसमें सालों साल की मेहनत जाएगी, तो शायद हम उस स्तर तक पहुंचे। तो एक बहुत ही अच्छा कदम है, एक ऐसा कदम है जो इतिहास को भविष्य से जोड़ने वाली कदम है, ताकि हम उस विरासत की डोर थाम के तो देख सके कि आखिर उसमें है क्या। और एक बहुत बड़ी चीज है कि जो हमारा ये बौद्धिक विरासत है, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो ज्योतिष हो, चाहे वो योगा हो, चाहे वो मेडिटेशन हो,
अगर इन्हें हम सही तरीके से प्रिजर्व करें, सही तरीके से इसको स्टैंडर्डाइज करें और सही तरीके से इसको अगर पैकेज करें, तो ये भारतीय इकोनॉमी में कम से कम $1 ट्रिलियन ऐड करने की कैपेबिलिटी रखता है। कि अगर हमारी जो विकसित भारत की उड़ान है 2047 की, इस उड़ान का रास्ता अतीत में छुपा है और ये मैन्यूस्क्रिप्ट शायद उस दिशा में एक बेबी स्टेप हो सकता है। यहाँ और काम करने की जरूरत है, बट ये रास्ता उसी की दिशा में शुरुआत है। तो सिद्धार्थ जी, जैसे अभी आपने मेंशन किया इकोनॉमी के बारे में, और अभी पिछले 2-3 दिन से बजट इतना हर जगह पे चल रहा है। अगर हम इसी को थोड़ा सा और इसके ऊपर डिस्कस करें कि हमारी अभी जो हमारा बजट आया है उसमें बहुत सारी चीज़ें सैलरीड क्लास के लिए कही गई हैं, है ना, तो वो एक अलग खैर मुद्दा है। बट आपको क्या लगता है कि इसका हमारी इंडियन इकनॉमी पे क्या असर पड़ने वाला है, या फिर ग्रहों की चाल का कोई ऐसा असर था जिसकी वजह से बजट से लोग कंपैरेटिवली ठीक ठाक खुश हैं, है ना, या फिर इस पे किस तरह का इम्पैक्ट है जो हमारी इकनॉमी पे पड़ने वाला है, या किस तरह का इम्पैक्ट है जो इंडिविजुअल्स पे पड़ सकता है? कि अगर मैं ये सोचूं कि बजट में ये चीज़ें आई हैं और अब मेरे लिए एज ए इंडिविजुअल ये कितना बेनिफिशियल हो सकती हैं प्लैनेट्स के हिसाब से? देखिए, बिल्कुल सही बात है। अगर कोई भी चीज़ एक नई शुरुआत, एक नींव होता है। अगर इस बजट की जिक्र करें तो बिल्कुल बजट एक सकारात्मक दिशा में एक ऐसा कदम है जो एक नई बुनियाद को लिख रहा है, और वो भी उस समय में जब हमारे इस साल में हम बड़े ग्रहों के परिवर्तन देखने वाले हैं। शनि देव राशि परिवर्तन करने वाले हैं, गुरुदेव राशि परिवर्तन करने वाले हैं, साथ ही साथ हमें राहु देव और केतु देव का राशि परिवर्तन मिलने वाला है। मल्टीपल स्टेलियम्स हमें मिलने वाले हैं। स्टेलियम्स, ये साल कहा जा रहा है कि ये मार्स का साल है, बिल्कुल, तो वो भी एक रहने वाला है। तो जब ये मल्टीपल स्टेलियम्स मिलेंगे इस साल में, स्टेलियम्स का मतलब होता है जब 4 या 4 से ज्यादा ग्रह एक राशि में है, और इस साल हमें 1 से ज्यादा ऐसे मौके मिलेंगे देखने को। तब ये सब परिवर्तन का साल है। अगर इकोनॉमिकल तौर पे देखें तो बजट शायद आने वाले समय के लिए खुद को तैयार कर रहा है। जैसे आप देखेंगे तो हमने डीप टेक में, स्टार्टअप में फंड क्रिएट किया है ताकि हमें फ्यूचर के आगे की गति के लिए तैयार करें। बात करें ओवरऑल इकोनॉमी के लिए जो ग्रहों की दिशा है, तो 2025 को मैं एक जन्म का साल मानता हूँ। जन्म का साल इसलिए क्योंकि एक नई क्रांति का, एक नई औद्योगिक विकास की क्रांति का नया साल है। जब किसी चीज़ का जन्म होता है तो ऑब्वियस सी बात है किसी की जगह को वो लेगा, किसी को वो रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पर हम सबको बदलने की ज़रूरत है, हम सबको खुद को इवॉल्व करने की ज़रूरत है। यहाँ पे बहुत ज़रूरी, आपकी उम्र कुछ भी हो, अपने उम्र को भूल जाए और इस साल को अगर अपना बनाना है या आने वाले समय को अपना बनाना है तो नए स्किल को सीखें, और वो स्किल कुछ भी हो सकता है। अगर आपने खुद के नए स्किल को यहाँ पे सीखा, खुद के नए स्किल को ग्रो किया, तो बेहतर करेंगे। ओवरऑल इकोनॉमी की बात करें खासकर भारत के पर्सपेक्टिव से, तो ये जो साल है उतार चढ़ाव का रहेगा। हम इसमें ऊपर भी जाएंगे, नीचे भी जाएंगे। जो हम नीचे जा रहे होंगे वहाँ पर हम कुछ पुरानी चीज़ों को सेट कर रहे होंगे। जैसे पतझड़ के मौसम में जो पेड़ होता है अपने पुराने पत्ते गिरा देते हैं, और फिर जब वसंत की ऋतु आती है तो नए पत्ते आ जाते हैं। तो 2025 की जो इकोनॉमी है कुछ ऐसा ही है कि हम अपने पुराने पत्तों को झड़ेंगे और नए जीवन का, नए सृजन का करेंगे। इकोनॉमिकली अप्स एंड डाउन्स का साल रहने वाला है। नई इंडस्ट्रीज क्रिएट होंगी। खासकर यहाँ पे एक बहुत जरूरी चीज है, वैसी इंडस्ट्रीज यहाँ पे क्रिएट होंगी जो हमारी बौद्धिक विरासत से जुड़ा हुआ है। जैसे स्पिरिचुअलिटी हो गया, हमारे मंदिर हो गए, हमारे ट्रैवल हो गया, ये चीजें ग्रो करेंगी। और तकनीक के माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, AR VR के माध्यम से। जैसे एक सिंपल एग्जांपल दूं, आज की तारीख में बहुत सारे लोग हैं जो घर बैठे पूजा का आनंद ले रहे हैं, और मैं मानता हूं कि ये एक प्रगति की दिशा में एक कदम है। शायद वो व्यक्ति उस पूजा पाठ में नहीं जाता, या उसके लिए प्रैक्टिकली, लॉजिस्टिकली जाना संभव नहीं है। अगर वो तकनीक के माध्यम से उस जगह से, उस मंदिर से जुड़ पा रहा है और सही तरीके से ये चीज़ हो पा रही है, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये जो हमारा सेक्टर है। दूसरा जो बहुत ज़रूरी है कि हम इंडिया एक ऐसा कस्टमर बेस बनने वाला है जहां हम प्रीमियम प्रोडक्ट्स को चेंज करेंगे। तो हमारा जो इकोनॉमी है वो खुद को स्प्रेड करेगा। जो हमारे रूरल स्पेंडिंग है वो बढ़ेंगे। यहाँ जो राहु देव का राशि परिवर्तन है मई में, उस परिवर्तन के बाद हम रूरल इकोनॉमी को ग्रो होते हुए देखेंगे, और इतना ग्रो होते हुए देखेंगे जो शायद हमने सोचा भी नहीं है। दूसरा जो हम राहु देव का ये परिवर्तन हमें देने वाला है, वो देने वाला है रिवर्स माइग्रेशन। हमने सुना था कि भाई रूरल एरिया से लोग अर्बन एरियाज में आ रहे हैं, बट हमारे लोग अर्बन एरिया से रूरल एरिया में जाएंगे, या अर्बन एरिया से दूसरे अर्बन एरिया में जाएंगे, शायद प्राकृतिक चीज़ों को पाने के लिए। लेकिन नकारात्मक साइड में जो चीज़ें फ्री होनी चाहिए,
जैसे हवा, पानी, उनके लिए हमें पैसे खर्च करने पड़ेंगे, उनके लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा। और ये जो राशि परिवर्तन है, ये तकनीकी एडवांस का राशि परिवर्तन है। यहाँ हम स्पेस के एरिया में, खेलों के एरिया में, ओवरऑल इंसानों का जीवन कैसा होगा, लॉन्गिविटी कैसी रहेगी, उनकी आयु बढ़ने के बारे में भी हमें नई क्रांतियां देखने को मिलेंगी। और इसमें से बहुत सारी क्रांतियां में हमारा भारत या हमारे भारतीय मूल के लोग बहुत ही की एंकर रोल निभा रहे होंगे। भले ही हमें लगता है कि ये थोड़े 2 कदम पीछे हैं, बट ये अक्सर 2 कदम पीछे नहीं हैं, ये उस हिस्से में है जहां हम ग्रोथ देखेंगे। भारत के दृष्टिकोण से बात करें तो बिल्कुल एक नई समय की शुरुआत हो रही है, एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत हो रही है। अगले 4 से 5 साल में जो पूरी की पूरी दुनिया की जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो बदल जाएगी। और उस वर्ल्ड ऑर्डर में जो हमारे एशियन कंट्रीज हैं, चाहे भारत हो, चाहे वो चाइना हो, ये एक बहुत ही सेंट्रल एंकर रोल में आएगा, जो एक बहुत ही बड़ा पावर शिफ्ट है वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए या वर्ल्ड ऑर्डर के लिए, जो हमें देखने को मिलेगा। 2025 उस दिशा में शायद एक पहला कदम होगा। सिद्धार्थ जी, इससे पहले मैं अपने अगले सवाल पे जाऊँ, एक चीज़ है जो मुझे बहुत क्यूरियस कर रही है, क्योंकि हम फाइनेंसिस की बात कर रहे हैं, हम इकनॉमी की बात कर रहे हैं, और हम सभी कहीं ना कहीं ऐसा होता है कभी कभार लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे होते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि अभी कुछ ऐसा है जो चाहिए, जो हमारी फाइनेंशियल क्राइसिस को दूर कर सके, एक स्टेबिलिटी दे सके लाइफ में, ताकि हम डिसाइड कर सके आगे क्या करना है। तो अगर मैं आपसे एक क्विक टिप पूछूं कि अगर एक ऐसी क्विक टिप आप हमें दे सके जिससे हम अपने फाइनेंशियल को बैलेंस कर सके या हम मनी ग्रोथ कर सके, तो ऐसा एक क्या टिप आप हमारे यूजर्स को देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली चीज़, कोई भी ऐसा टिप नहीं होता जो यूनिवर्सल हो। हर टिप जरूरी है कि हमारे दशाओं के हिसाब से, हमारे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, हमारे नाम के हिसाब से बनाया जाए, और वही पर्सनलाइज टिप हैं जो एक्चुअली में हमें वो बेहतर असर देते हैं जो देना चाहिए। बट फिर भी अगर एक सामान्य तौर पे कि अगर हमारे पास किसी भी कारण से हम ऐसी परिस्थिति में है कि हम एक पर्सनलाइज ओपिनियन नहीं ले सकते हैं या नहीं ले पा रहे, तो क्या करें? वैसी परिस्थिति में 2 काम करिए। पहला काम, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले, किसी वृद्धाश्रम में जाकर, खासकर वैसे वृद्धाश्रम जो स्पेशली इनेबल्ड लोगों के लिए या महिलाओं के लिए जो वृद्धाश्रम है, वहाँ जाकर श्रमदान करें। श्रमदान का मतलब वहाँ जाके वॉलंटियर करें, और ये रेगुलर बेसिस पे करें। ये जो रेगुलर वॉलंटियरिंग है आपको, अब आप जब वृद्धाश्रम में जा रहे हैं और रेगुलर वॉलंटियरिंग कर रहे हैं, ये आपको हेल्प करेगा फाइनेंसेस में। दूसरा जो काम आप कर सकते हैं वो ये है दान देना, डोनेट। हमें लगता है भाई पैसे होंगे तो दान कैसे देंगे? देखिए, दान आप क्या देते हैं और कितना देते हैं वो मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आप देते हैं। तो जो भी आपका सामर्थ्य है, जितना भी सामर्थ्य है, आप पहले ये कमिट कर लीजिए कि मैं इस साल में इतना रुपया या इतना % दान दूंगा। और ये कोई नया नहीं है, हमारे जो पूर्वज थे ना, वो अपने बिजनेस में, अपने जॉब में एक पहले से कमिटमेंट रखते थे कि भाई मेरा जो भी प्रॉफिट होगा, मेरा जो भी आमदनी होगी, उसका एक हिस्सा मैं धर्म के कार्यों में, उसका एक हिस्सा मैं समाज के कार्यों में खर्च करूंगा। तो हमें वो अपनाना है। ये 2 चीज़ें अगर आप अपनाते हैं तो हमारा फाइनेंसेस ग्रो करेगा। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जितने बिलियनर्स हैं सारे उतने ही बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट, और जिस दिन उन्होंने फिलैंथ्रोपी का डिसीजन पब्लिक किया, उनके जो फाइनेंसेस हैं दिन 2 गुने रात 4 गुने बढ़ रहे हैं। तो जैसे आपने अभी ये मेंशन किया कि हमें कुंडली के हिसाब से देख लेना चाहिए, दान करना चाहिए, तो एक चीज़ है जो अभी बहुत चल रही है, बहुत सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग जो है वो अलग अलग तरह के उपाय बता देते हैं कि हमें ये उपाय करना चाहिए, इससे आपका वीनस स्ट्रांग हो जाएगा, आप ये उपाय कीजिए, इससे लाइफ में लग्जरी आ जाएगी, ये उपाय करिए, इसको करने से राहु आपके एक्टिव हो जाएंगे, या राहु आपको इमेंस पावर, इमेंस मनी दे देंगे। पर मैं ये जानना चाहती हूँ, जो कि आपने भी मेंशन किया, मान लीजिए मैंने राहु की कोई रेमेडी करी, पर मेरी कुंडली में राहु जो है वो अच्छी पोजीशन पे नहीं है, मेलेफिक है, मुझे ख़राब रिजल्ट दे रहे हैं, तो फिर क्या उस टाइम पे ये जेनेरिकली जो भी आता है इसको रेमेडीज़ को कर लेना, ये कितना सही है? ये करना चाहिए या इसके लिए आपको किसी ज्योतिषी के पास जाकर एक प्रॉपर एडवाइस लेना चाहिए? देखिए, आपने सवाल बहुत अच्छा किया। इसको 2-3 पहलू में बात करते हैं। सबसे पहले समझते हैं उपाय होता क्या है, आखिर रेमेडी है क्या? क्या ये कोई जादू है? क्या ये कोई मैजिक है कि हमने किया और रातों रात हो गया? जैसे हम बिजली के बल्ब को ऑन ऑफ करते हैं, क्या वैसे ये रेमेडी हमारे जीवन को बदलेंगे? तो इसको समझते हैं। कोई भी उपाय या कोई भी रेमेडी 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। सबसे पहले उसमें एक कर्म है, एक एक्शन है। अब वो एक्शन दान हो सकता है, कुछ लिखना हो सकता है, कुछ जप करना हो सकता है, कुछ पहनना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो एक एक्शन है जहां इंसान को एक क्रिया करने की जरूरत है। ये सब लोग समझ जाते हैं, सब लोग करते भी हैं। बट इस उपाय का 2 और हिस्सा है जो उसके नीचे है।
पहला हिस्सा है उपाय देने वाले की स्पिरिचुअल कोसेंट। अब मैं एक टर्म देता हूं स्पिरिचुअल कोसेंट या आध्यात्मिक स्तर, कि जो आपको उपाय बता रहा है वो कितने नैतिक मूल्यों पे, कितने आध्यात्मिक मार्गों पे चल रहा है। उसकी जो आध्यात्मिक शक्ति है वो उस उपाय का सृजन करती है, उस उपाय में प्राण का संचार करती है, मतलब उसको एक नई ऊर्जा का उसमें एक फ्लो करती है जो जरूरी है। जैसे एक सिंपल उदाहरण देख लो इसको समझने के लिए, कि जब हम सब लोगों ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को देखा है, एंड रामलला की, बिल्कुल, और रामलला की जो मूर्ति थी वो प्राण प्रतिष्ठा से पहले और प्राण प्रतिष्ठा के बाद को देखें, दोनों ही इमेज अवेलेबल है, उन दोनों ही इमेज को देखें तो आप शायद उसके अंतर को समझ पाएंगे कि प्राण प्रतिष्ठा है क्या। तो जो उपाय बता रहा है उसकी जो प्राण ऊर्जा है, उसकी जो आध्यात्मिक ऊर्जा है वो बहुत जरूरी है। तीसरा जो और जरूरी चीज है वो है आपका अपना आध्यात्मिक स्तर। अब बात करते हैं जो हम उपाय सुनते हैं उनका क्या है। जो उपाय हम प्रचार में या किसी भी माध्यम से सुन रहे हैं वो उपाय दो तरह के हो सकते हैं। कुछ तो ऐसे उपाय होते हैं जो जेनरिक है, जहां पे हम ईश्वर की भक्ति की बात कर रहे हैं, वो आप हर स्थिति में, हर परिस्थिति में कर सकते हैं। बट जब ग्रहों स्पेसिफिक उपाय की बात होती है, किसी स्पेसिफिक होती है, यहाँ अगर संभव है तो हमेशा आप ये कोशिश करें कि एक विशेषज्ञ से सलाह लेकर ही उस उपाय को करें, क्योंकि उपाय कहीं भी जा सकता है। वो आपके लिए सपोर्टिव भी हो सकता है और अनसपोर्टिव भी हो सकता है, और जो इरिवर्सिबल एक्शन है इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक एक्सपर्ट ओपिनियन ले और उस एक्सपर्ट ओपिनियन के आधार पर ही आगे बढ़े, वो ज़्यादा जरूरी है। तो सिद्धार्थ जी, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में भी आपसे पूछा कि कुछ तो ऐसे फील्ड्स हो सकते हैं जहाँ पे जॉब्स जा सकती है लोगों की, बिकॉज ऑफ एआई की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम इसी को आगे एक्सटेंडेड वर्जन में इसकी बात करें तो ऐसे कुंडली में क्या कॉम्बिनेशन होते हैं जिससे ये हम पता कर सकते हैं कि बिज़नेस हमारे लिए कैसा रहने वाला है, या मुझे बिज़नेस करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये कुंडली में किस तरह के कॉम्बिनेशन ये बताते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज जो है समझने की जरूरत है पहले सवाल को आंसर करते हुए, कि एआई हर उस सेक्टर को रिप्लेस कर सकता है या हर उस सेक्टर में एक सिग्निफिकेंट क्रांति ला सकता है जहां आपका काम मोनोटोनस है। जिस काम को आप एक सिस्टम के रूप में, एक प्रोसेस के रूप में डिफाइन कर सकते हैं, वहां वो आपके लिए सब्स्टिट्यूट है। यहाँ पे मैंने हमेशा बोला एक फिल्टर के रूप में, यहाँ जो अच्छे एक्सपर्ट्स हैं वो उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि जो एक एवरेज एक्सपर्ट है उनका काम तो एआई कर लेगा, बट एआई से भी गलतियां होंगी, उन गलतियों को पकड़ने वाला कोई होना चाहिए, उन गलतियों को इवॉल्व करने वाला होना चाहिए। और फिर एआई के पीछे भी जो लॉजिक चल रही है उसको कोई इंसान ही बना रहा होगा, उसको कोई इंसान ही उसको एक डायरेक्शन दे रहा होगा शुरुआती दिनों में। तो ये जो डायरेक्शन और ये जो सोच है ना, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत सिग्निफिकेंट रहने वाला है। तो यहाँ एआई डेफिनेटली एक फिल्टरिंग करेगा। जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड सेक्टर्स की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे जो हमारे सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स हैं जो आईटी में है, वो एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन देख रहे होंगे, क्योंकि उनके बहुत सारे स्किल अब रिडंडेंट हो जाएंगे। जो काम सॉफ्टवेयर बहुत आसानी से कर पाएगा, शायद उनकी जगह पे एक एआई इंजीनियर आएगा जो कोड लिख पाएगा, या फिर उन कोड को जल्दी लिख पाएगा। तो उनको इवॉल्व करने की जरूरत है, बकल अप करने की जरूरत है, इन स्किल्स को सीखने की जरूरत है। दूसरा जो सेक्टर है जहाँ पे इसका प्रभाव आ सकता है, वो आ सकता है हमारा मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, जहाँ पे जो हमारे कंटेंट राइटिंग्स हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग्स हैं, वीडियो एडिटिंग्स हैं, जो जिन कामों को अभी करने में हमें समय ज़्यादा लग रहा है, वहाँ अगर हमने स्किल्स नहीं सीखे तो हम बहुत जल्दी आउटडेटेड हो जाएंगे। तो ये एआई वहाँ पे रिप्लेसमेंट कर सकता है? रिप्लेसमेंट नहीं करेगा, वहाँ एक फिल्टरिंग करेगा। अच्छे लोगों को काफ़ी ग्रो कराएगा जो इस स्किल को सीखेंगे, जो अच्छे इन स्किलों को नहीं इम्ब्रेस कर पाएंगे उनको अनफॉर्चुनेटली फिल्टर आउट भी करेगा। तो आप इसमें क्या बताना चाहेंगे सिद्धार्थ जी की, क्योंकि अगर फिल्टर आउट भी हो रहा है और हम पॉपुलेशन की बात करें, हम जनसंख्या की बात करें, तो उसके हिसाब से तो बहुत लोग हैं ना दुनिया में, फिल्टर आउट करना बेरोजगारी को भी बढ़ाएगा कहीं ना कहीं। बिल्कुल सही बात है कि फिल्टर आउट होगा तो बेरोजगारी बिल्कुल बढ़ेगी। तो यहाँ हमारे पास एकमात्र रास्ता है कि हमें अपने आप को इवॉल्व करना है, हमें इवॉल्व करने की बहुत ज़रूरत है। और इवॉल्व हर टर्म्स में, चाहे पर्सनालिटी के टर्म्स में, चाहे नॉलेज के टर्म्स में, चाहे एग्जीक्यूशन के टर्म्स में, वो ज़रूरी है। आज अगर आप छोटे बच्चों से मिलेंगे जो 15 साल, 20 साल, 25 साल के हैं, जब आप उनको देखते हैं ना, वो कंपेरेटिवली ज़्यादा रिस्क टेकर है, वो कंपेरेटिवली ज़्यादा वो डिसीजंस ले पा रहे हैं जो शायद हम नहीं ले पा रहे थे किसी भी वजह से, या किसी भी प्रैक्टिकल कंपल्सन की वजह से। तो इनकी जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। और ये रिस्क टेकिंग एबिलिटी जैसे ही हमारा ये 2000 वाला जनरेशन शुरू हुआ, ये रिस्क टेकिंग एबिलिटी आ गई, क्योंकि इसने हमारे पूरे ग्रेगोरियन कैलेंडर में जो हमारा 19 था
उसको रिप्लेस कर दिया 20 से। और हम शायद ये जो 20 है ना बहुत पावरफुल है। ये 20 इसलिए पावरफुल है क्योंकि 2 मन है और 0 एक इनफाइनाइट शक्ति है जो उसको एम्पलीफाई कर रहा है। तो इस 20 ने शायद हमें एक वो कैपेबिलिटी दी कि जो हमें रिस्क लेने को तैयार करता है और साथ ही साथ इसको भी तैयार करता है कि हम समय से आगे सोच सकें, समय से तेज सोच सकें। जो आपने पिछले सवाल में पूछा था कि जॉब या बिजनेस, अब देखिए जॉब या बिजनेस का फैसला आपका पूरा कुंडली करता है। कुंडली को आप इंसान के शरीर के रूप में समझ सकते हैं। जैसे हमारे इंसान के शरीर है, हर शरीर के अंग का अपना वैल्यू है। अगर मैं ये सोचूं कि मेरा शरीर यहाँ रहे और सर उठ के कहीं और चला जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। वैसा ही कुंडली के साथ भी होता है। कुंडली जब भी देखी जाएगी एक सिस्टम के रूप में देखी जाएगी, चाहे वो लग्न कुंडली हो, चाहे वो सूर्य कुंडली हो, चाहे वो चंद्र कुंडली हो, चाहे वो हमारे बाकी 16 कुंडलियां हो। इन सबको मिला के एक समावेशी अध्ययन है। अगर एक शॉर्ट टर्म में देखने की कोशिश करें तो जो हमारा सप्तम भाव है और जो दसम भाव है और जो छठा भाव है, इन तीनों चीजों का एक समानियोजित या एक कॉम्प्रिहेंसिव ओपिनियन देखना ये सजेस्ट कर सकता है कि हमें जॉब की तरफ जाना चाहिए या बिजनेस की तरफ जाना चाहिए। और इनफैक्ट आने वाले समय में नॉट तुरंत नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन अगले 5-7 साल में लगभग 2030-32 के आसपास की हम बात करेंगे तो शायद जॉब नाम की चीज होगी ही नहीं। जॉब कुछ एग्जिस्ट नहीं करेगा। जो हम जॉब सोचते हैं टिपिकली अपने यहाँ कि हम जाएंगे, टाइम पे हमें सैलरी मिलेगी, महीने के आखिर में एक सैलरी आएगी जिससे हम खुश भी होंगे और अगले 1 मिनट सारे EMI कट जाएंगे तो हम दुखी भी होंगे, शायद ये सिस्टम खत्म हो जाएगा। जब मैं बात कर रहा था कि एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत हो रही है, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर यहाँ भी मिलेगा। शायद ये पूरा का पूरा जो जॉब डायनामिक्स है वो खत्म हो जाएगा। यहाँ सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें बचेंगी। एक गिग इकोनॉमी, आप जितना स्किल दोगे आपको उसके रेसिप्रोकेटिव आपको पैसे मिलेंगे। वो मंथली सैलरीज का कॉन्सेप्ट अभी इमिडिएटली नहीं, बट 2030-2032 तक ये खत्म हो जाएगा। वहाँ जो हमारा पूरा का पूरा जो कल्चर है वो बदल जाएगा। पूरी की पूरी दुनिया गिग इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट कर जाएगी। क्योंकि आने वाले अगर 5-7 सालों का मैं ट्रांजिट्स देखूं, चाहे वो जुपिटर का हो, चाहे वो यूरेनस का हो, चाहे वो नेपच्यून का हो, चाहे वो राहु देव का हो, चाहे केतु देव का हो, इन सारे ट्रांजिट्स को अगर एक साथ समराइज करके ओपिनियन दो तो ये ओपिनियन है कि 2030-2032 तक जो जॉब्स हैं वो सिग्निफिकेंटली खत्म हो जाएंगे। हम प्योरली गिग इकोनॉमी की तरफ, प्योरली फ्रीलांस बेस्ड मॉडल की ओर बढ़ जाएंगे। पर आपको ये नहीं लगता है कि बिकॉज हम वर्चुअली इतना इवॉल्व हो गए हैं, इमोशनल पार्ट कहीं मिस हो रहा है? मतलब पार्टनरशिप की बात करें, फैमिली आपने मेंशन करी, वो कहीं ना कहीं पीछे छूटती जा रही है। जैसे आज भी हम देखते हैं 4 लोग साथ में बैठे हैं तो 4 लोग फोन पे होते हैं, है ना। फोन पे वो एक दूसरे से किसी को टेक्स्ट कर रहे होंगे, किसी से बात कर रहे होंगे, रील्स देख रहे होंगे या अपना टाइम वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे होंगे, बट वो 4 लोग एक साथ बैठकर जो एक इमोशनल बॉन्डिंग जो होती थी वो कहीं ना कहीं मिस हो रही है। तो आपको ये नहीं लगता कि AI का एडवांसमेंट, या AI ना भी मैं बोलूँ, वर्चुअल एडवांसमेंट जो है वो कहीं ना कहीं हमें अपनों से दूर कर रहा है? ये बात आधी सही है आधी गलत है। आधी सही इसलिए है कि आज की तारीख में बिल्कुल हो रहा है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा। जब हमारे अभी तो नहीं, 2026 के मिड हाफ के बाद हम इसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखेंगे। तो वर्चुअली जो लोग हैं वो तकनीक से दूर भी जाएंगे। लोग अपने आप में नए सिस्टम्स को, नए पैरामीटर्स को अडॉप्ट करेंगे। एक ग्लोबल वेलनेस इंस्टीट्यूट का अभी 2-4 दिन पहले एक रिपोर्ट आया है जिसमें उन्होंने एनालॉग हॉबीज को एक बहुत बड़ा ट्रेंड माना है आने वाले समय के लिए। एनालॉग हॉबी का मतलब ही यही है कि हम डिजिटल डिटॉक्स की ओर जाएंगे। तो वर्चुअली यहाँ पे डिजिटल डिटॉक्स प्रोग्राम्स, स्लीप टूरिज्म, डिजिटल डिटॉक्स टूरिज्म, इस तरह के जो हमारे टूरिज्म के सेक्टर या वेलनेस टूरिज्म है ये इवॉल्व करेगा। तभी मैं बात करता कि जो हमारी बौद्धिक विरासत है ना वो हमें यहाँ इवॉल्व करने में मदद करेगा। जो ग्लोबल वेलनेस मार्केट है ना ये लगभग आज की तारीख में $6-7 ट्रिलियन का है। जब हम इंडिया की बात करते हैं ना, हम वहाँ पे एक बहुत छोटे पाइप है, लगभग $600-700 मिलियन के आसपास है। बट हमारे पास एक बहुत सारा हिस्सा है जो हम कर सकते हैं और हमने किया है। योगा में, मेडिटेशन में हमने उन चीज़ों को रेप्लिकेट करने की कोशिश की है। बट आपको नहीं लग रहा कि वहाँ पे हमें इंटरनेशनल रिकॉग्निशन की एक ज़रूरत पड़ रही थी बार बार कि योगा है, आज इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा है, पर भारतीय विरासत का तो ये बहुत बड़ा हिस्सा रहा है हमेशा से। हमारे ऋषि मुनि जो हैं वो योग, आध्यात्म करते थे। हमें एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन चाहिए हर चीज़ को वापस से रीगेन करने के लिए। या फिर अभी अगर मैं बात करूं कि आपने एरोमाथेरेपी की मेंशन किया,
बहुत समय से ये हमारे प्राचीन पद्धतियों में ये सारी चीज़ें होती जा रही हैं, पर अभी एज ए वेस्टर्न साइंस लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं कि अच्छा एरोमा थेरेपी है, हीलिंग है, रेकी है, तो ये सब क्या है, ये वेस्टर्न साइंसेज है, जबकि कहीं ना कहीं इसका ओरिजिन जो है वो हमारे पुराने प्राचीन पद्धतियों में रहा है, हमारे आयुर्वेद में मेंशन रही है, हमारी संहिताओं में मेंशन रहा है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इंटरनेशनल रिकॉग्निशन शायद एज ए भारतीय हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है फिलहाल? आपने बहुत अच्छा सवाल बोला और बहुत ही अच्छा सवाल है। बिल्कुल कहीं ना कहीं ये हमें सोचने की ज़रूरत है, हमें इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है कि क्यों हम अपनी बौद्धिक विरासत से दूर जा रहे हैं। और यहाँ पे मेरा मानना ये है कि बौद्धिक विरासत से दूर जाने की एक बहुत बड़ी वजह है कि हमने इन पे काम नहीं किया, हमने इनको एज इट इज छोड़ दिया। देखिए, हर समय, हर काल, हर परिस्थिति बदलती है और उस परिस्थिति के हिसाब से किसी भी विज्ञान का, किसी भी साइंस का इवॉल्व करना उतना ही ज़रूरी है। तो ये जो इंटरनेशनल रिकॉग्निशंस हैं, कहीं ना कहीं डेफिनेटली उसमें एक वैल्यू चेन ऐड कर रहा है और ये शायद हमें एक देश के रूप में, एक कल्चर के रूप में हम सबको इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है कि हमें इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी। बट यहाँ मैं एक चीज़ आपको शायद आश्वासन दे सकता हूँ या शायद एक चीज़ बता सकता हूँ कि आने वाली जो ग्रह दशाएं, खासकर 2026 के आखिर के हिस्से में 27 की तरफ, ये जो लेवल ऑफ लोगों का जो ट्रस्ट है वो बढ़ता जाएगा। और ये जो हम परिवर्तन है ना, ये हम मई के बाद भी अभी आप सिंपल देख लीजिए, जो हम महाकुंभ की बात कर रहे हैं, मई 2025 के बाद अगर महाकुंभ को भी देखें तो वो ट्रेलर है जहाँ पे आप देखेंगे जो यंग एज जनरेशन है वो भी उतना ही एक्टिवली और शायद दूसरों से ज़्यादा एक्टिवली वहाँ पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट है, वो बहुत बेहतर होगा। तो मई 2025 के बाद में जो लोगों का जो स्पिरिचुअल अवेयरनेस है, जो स्पिरिचुअल क्वोशंट है, उसमें एक नया इवोल्यूशन देखेंगे। दूसरी चीज़ें जो थोड़ा अगर हम एक कदम पीछे लाएं तो एज अ प्रैक्टिशनर, एज अ एक्सपर्ट ऑफ दिस हेरिटेज, हमें एक चीज़ समझना है कि ऐसा क्या हुआ कि लोग हमारी ज़रूरत नहीं समझ रहे। इसकी वजह यह है कि हमने ये मान लिया कि लोग हमारी बात को मानेंगे। यहाँ पे ज़रूरी है लोगों को भी और साथ ही साथ सरकार को भी, दोनों को बदलने की ज़रूरत है। अब दोनों को बदलने की ज़रूरत का मतलब है जो एक्सपर्ट हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, वो भी अपने अनुभव के साथ साथ इसको एक वैज्ञानिक ढांचा में, एक साइंटिफिक तरीके से रिसर्च करने की कोशिश करें, रिसर्च करें, उनको पब्लिश करें। जब किसी भी साइंस में लिटरेचर आता है, साइंटिफिक लिटरेचर्स आते हैं और एक सही तरीके से आता है, तो वो साइंस बिल्कुल इवॉल्व करता है। और ये शायद हमें ज़रूरत है योगा के अंदर, मेडिटेशन के अंदर, अरोमा थेरेपी के अंदर, एस्ट्रोलॉजी के अंदर, हर जगह हमें इसकी ज़रूरत है। और शायद हमें ये सीखने की ज़रूरत है जो हमारे वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स हैं, यूएस में, यूरोप में या बाकी ज़्यादा देशों में, उन्होंने इन विषयों को लिया, इस पर रिसर्च किया, उसको पब्लिश किया, उसको इवॉल्व किया और हम उसको ज़्यादा हैप्पीली एक्सेप्ट भी कर रहे हैं क्योंकि वहाँ एक पर्सन के अनुभव के साथ साथ एक बैक्ड रिसर्च भी है। और शायद यहाँ पे सरकार को भी बदलने की ज़रूरत है। देखिए, कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति, हमें यह समझना पड़ेगा कि हम जिस भारत देश में हैं जहाँ हमारा पर कैपिटा इनकम बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो जो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर्स भी हैं उनको भी प्रायोरिटाइज अपने उन चीज़ों को करना पड़ता है जो उनको कॉमर्शियल लिवलीहुड दे। हर इंसान को करना, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर हो, चाहे आयुर्वेदा एक्सपर्ट हो, चाहे अरोमा थेरेपी एक्सपर्ट हो, उसको अपना कॉमर्शियल लाइवलीहुड भी देखना है अगर वो उस पर डिपेंडेंट है तो। क्योंकि अब तो वो राजा का कल्चर रहा नहीं कि पुराने ज़माने में राजा महाराजा होते थे जो ध्यान रखा करते थे। और ये बहुत सीखने की बात है। पुराने ज़माने में हम जाएंगे तो राजा ने ध्यान रखा, राजा की जिम्मेदारी होती थी भाई जो मेरा ज्योतिष है, जो मेरा पंडित है, जो मेरा कर्मकांड एक्सपर्ट है, उसका वो ध्यान रखना। ध्यान रखने का मतलब उसकी जितनी ज़रूरतें हैं, उसके परिवार की जितनी ज़रूरतें हैं, उसका सत्ता, उसका ख्याल रख रहा है। तो उसको उन चीज़ों से छोड़कर वो पूरी तरह से इन विद्याओं के अध्ययन में, इन विद्याओं के रिसर्च में, इन विद्याओं के इवोल्यूशन में काम किया। आज ऐसा सिस्टम है नहीं। अब अगर आज ऐसा सिस्टम नहीं है तो शायद हमें ज़रूरत है बदलने की। यहाँ पर सरकार को भी बदलना है। सरकार ऐसे बदल सकती है जैसे हमने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बनाया, और जिस दिन से मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बना है हमने आयुर्वेदा का जो कंट्रीब्यूशन टू इंडियन इकोनॉमी है उसको बढ़ते हुए देखा है। तो अब शायद समय आ गया है कि सरकार ज्योतिष, अरोमा थेरेपी, रेकी या बाकी जो हीलिंग मोडालिटीज़ हैं, योगा, मेडिटेशन, इन सबको ध्यान में रखते हुए या तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के नाम को बदलते हुए एक नया क्रिएट कर दे और सबको अपने एम्बिट में ले ले।
ताकि हम सब में रिसर्च को फ्यूल कर सके। और अगर ये नहीं करना है तो शायद एक सेपरेट मिनिस्ट्री की ज़रूरत है, कि हम शायद एक सेपरेट मिनिस्ट्री बनाएं। और मिनिस्ट्री अगर मुझे नाम देना हो तो है कि मैं मिनिस्ट्री बना दूं, मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलेक्चुअल हेरिटेज, जो भारत की बौद्धिक विरासत को शायद प्रिजर्व करने के लिए मेहनत करे। और यहाँ पे हमें फोकस्ड रिसर्च फंड्स क्रिएट करने पड़ेंगे, जैसे हमने डीप टेक रिसर्च फंड स्टार्टअप्स में क्रिएट किया है। शायद हमें लगता है कि हमें एस्ट्रोलॉजी स्टार्टअप्स को या अरोमा थेरेपी के स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए एक स्पेशलिस्ट स्टार्टअप फंड की जरूरत है, जो यहाँ पे रिसर्च एंड इवोल्यूशन को ट्रांसफॉर्म कर सके। तो कभी कभी जो पॉलिसी इंसेंटिव्स होते हैं बहुत जरूरी होते हैं। आज की तारीख में जो वेलनेस सेंटर्स हैं या जो हीलिंग सेंटर्स हैं, ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो इनमें जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट के लिए करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर वो मिलके भी करते हैं तो भी उन्हें बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लॉजिस्टिकल चैलेंजेस। तो यहाँ पे जब हम पॉलिसी इनपुट्स देंगे ना, और इसका एक बहुत बड़ा फायदा है कि हम भारत को ग्रोथ तब तक नहीं कर सकते जब तक हम इस ग्रोथ को डिसेंट्रलाइज नहीं करेंगे। आज हमारे जितने बड़े शहर हैं, चाहे वो दिल्ली हो, बैंगलोर हो, चेन्नई हो, पुणे हो, या जो भी शहर है, वो कहीं ना कहीं जो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है, एयर, वाटर, उनके लिए कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रही है। सिद्धार्थ जी, आपने जो भी हमारे यूज़र्स को आज बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, बहुत सारी चीज़ों पे आपने एक बहुत ही ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट दिखाया है हमें, कि चाहे वो कोई भी एस्पेक्ट हो, रिलेशनशिप हो, बिजनेस हो, फाइनेंसेस हो, करियर हो, या आगे आने वाला फ्यूचर हो, आपने हर चीज़ पे हमें एक ब्रॉडर एस्पेक्ट दिखाया है। और ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर लोग छोटे छोटे तौर पर भी अपनी ज़िंदगी में करते हैं तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाली हैं। तो आपकी इस वैल्यूएबल इंसाइट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ जी। और मैं चाहूँगी कि हमारे यूज़र्स भी ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को फॉलो करें, इन चीज़ों को समझें। एक आखिरी बात जो आप अपने फैंस से, अपने यूज़र्स से कहना चाहें। एक आखिरी बात वो ये है कि आप अपने रूट्स की तरफ वापस जाएं। रूट्स की तरफ मतलब जो आपके माता पिता हैं, जो आपके पितृ देवता हैं, जो आपके कुल देवी कुल देवता हैं, उनकी आराधना करें, उनकी कृपा लें। जैसे पृथ्वी के चारों तरफ ओजोन लेयर है, जिसका जिम्मेदारी है कि सूर्य से आने वाली वैसी रोशनियाँ जो पृथ्वी को नुकसान पहुंचा सकती है उसको रोके, वैसे ही जो ब्लेसिंग्स ऑफ पेरेंट्स है, ब्लेसिंग्स ऑफ एंसेस्टर्स है, ब्लेसिंग्स ऑफ कुलदेवी कुलदेवता है, वो हमारे चारों तरफ वैसा ही रक्षा कवच बनाता है। अगर आपके चारों तरफ ये रक्षा कवच है तो आप स्पिरिचुअल क्वेश्चन के तौर पे काफ़ी बेहतर है, और बहुत सारी समस्याओं को आप समय से पहले जान पाएंगे, समझ पाएंगे और उनसे बच पाएंगे। रुस्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस सारी इंसाइट्स के लिए और हमारे यूज़र्स को इतनी ज्ञानवर्धक बातें बताने के लिए। आपका माई ज्योतिष अमर उजाला पे हम पूरे परिवार की तरफ से आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।